लॉकडाउन लाइव सीजन 2 सेशन 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड पोएटिस निशा भार्गव जी। मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। तो आजकल हम जैसा कि देख ही सकते हैं कि घर पे बैठे हैं सब लोग, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो आज भी उसी चीज में, उसी डायरेक्शन में हमारा एक एफर्ट है कि एक हंसी भरी शाम बिताते हैं। और आप तो जाने ही जाते हो अपनी कविताओं के लिए, अपनी ब्रिलियंट हास्य कविताओं के लिए इन पर्टिकुलर। तो आज समा बांधने वाले हैं आप, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। ये राइटिंग की जर्नी है वो कब स्टार्ट हुई हाँ और हाँ। किस तरीके से इस डायरेक्शन में आपकी रुचि बनी? राइटिंग के लिए कोई हमें गुरु तो मिलता नहीं है जो हमें सिखाएगा बैठ कर के जी आपको इस तरह से लिखना है। होता क्या है कि कविताएं जिसे कहते हैं अपने आप ही उपजती हैं, अंकुरित होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं, और वो कब लहलाने लगती हैं वो पता ही नहीं पड़ता। मुझे ख्याल आता है कि मैं कोई 9th क्लास में थी, तब अपनी राइटिंग जो आंसर शीट होती थी उसमें क्या लिखती थी, कुछ कविता नुमा मुझे नहीं पता, कि हाईएस्ट मार्क्स तो आते ही थे मेरे, और उस आंसर शीट को टीचर सारे सेक्शंस में सर्कुलेट किया करती थी। कहती थी देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा आंसर लिखा है, बहुत अच्छा है, कविता नुमा भी उसमें कुछ होता था, पर क्या होता था ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कविता लिखने का जो अंकुरण हुआ होगा वो कोई उसी समय हुआ होगा। वहां कुछ 2-4 लाइनें मैं लिख दिया करती होंगी जिनमें से आज मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो करते करते धीरे 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 स्कूल में अपनी पढ़ाई में लगे रहे, कोई लिखने पर ऐसा ध्यान नहीं दिया। कॉलेज आए तो अपनी कॉलेज के मैगजीन वगैरह के लिए कुछ लिख लिया करते थे। फिर उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ाने लगी तब भी थोड़ा बहुत लिखा करती थी मैं, क्योंकि वही वक्त की कमी होती थी, उतना वक्त नहीं होता था, लेकिन उस समय भी मैं लिखा करती थी। हम्म। और उसके बाद मेरी 1977 में शादी हुई। उसके बाद 15 साल करीब मान लीजिए एक ऐसा ब्रेक लगा कि मैंने लगभग लगभग नहीं लिखा। लिखा, छुटपुट लिखा, लेकिन लगभग लगभग नहीं लिखा। एक्चुअली जॉइंट फैमिली में रहती थी, मेरा बेटा अस्थमैटिक था, उस बेटे को पालन पोषण में और पारिवारिक जिम्मेदारियां, मुझे लगता है लिखने के लिए भी कुछ वक्त तो चाहिए ना, कुछ वक्त, अकेलापन हो उसके लिए। संवेदनाएं हर समय जागृत रहती थी, लेकिन वो कागज पर उतर नहीं पाई। जी। ग्रेजुअली 15 साल के बाद फिर माँ सरस्वती की कृपा हुई और मैंने लिखना चालू किया। और हास्य कविताओं से, व्यंग जैसे कहना चाहिए, हास्य और व्यंग तो एक साथ जुड़े हुए हैं, आप जानती हैं। हम्म। तो हास्य व्यंग कविताएं लिखनी चालू की, और फिर प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मैं लगातार लिखती रही। मैंने कहानियां भी लिखी, लघु कथाएं भी लिखी, लेकिन मेरी कविताओं की किताबें ज्यादा हैं जो मैंने लिखी। आज भी हम लोग हास्य कविताएं सुनने वाले हैं और एक हंसी भरी शाम है ये। आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? कविताएं सुनाऊंगी आपको ये कहते हुए कि खुशहाल आपका हर पल हो, जितना अच्छा आज है उससे अच्छा कल हो। हंसी के बारे में ये भी कहूंगी कि देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर ये सच है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। जिंदगी को आसान करना है तो हमें हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि आईना होती है ये जिंदगी, आप मुस्कुराओ तो मुस्कुरा देगी। बहुत खूब कहा आपने। एक स्पेशलिटी यही होती है कवि की कि अपनी कुछ लाइनों में वो अपना इतना डीप मीनिंग, अपनी पूरी बात कह जाता है। कहते ना, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा वो फिर कब हंसा। इट रियली हैज अ डीप मीनिंग। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ उम्र की, जहाँ ये कहते हैं कि महिलाएं जीवन में आगे आगे और बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब सवाल आता है उम्र का तो काउंट डाउन करती हैं। कभी जी। एंटी एजिंग क्रीम तो कभी एंटी रिंकल क्रीम मुंह पर मलती हैं, मानो उम्र का बढ़ना कोई गलती है। तब मैं कहती हूँ कि पिछले कई सालों से उम्र हमारी नहीं हुई है टस से मस, अब है केवल 40+। ये प्लस कितना है जी मत पूछना, निवेदन इतना है जी मत समझना, इसे सरप्लस जी कृपा इतनी करना जी, मत समझना इसे सरप्लस जी कृपा इतनी करना जी।
आगे मैं कहती हूँ, एक मैं शीर्षक देती हूँ कविता को, घनचक्कर। और उसमें घनचक्कर। ये बात कहती हूँ कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने का बरसों बाद समझ आ गया चक्कर। शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने का बरसों बाद समझ आ गया चक्कर। हर कोई जब तक हमें कहता रहता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं फिर अभी उम्र की बात से ही जोड़ती हूँ आपको कि उम्र के 56वें साल में सेहत के खस्ता हाल में, उम्र के 56वें साल में सेहत के खस्ता हाल में लोगों ने हमें 5660 बातें सुनाई। झोला छाप मरीज कहकर चिढ़ाया, एके 56 कहकर भी हमें भड़काया, पर हमने भी अपने को 56 छोरी कहकर दलेरी से पीछा छुड़ाया, 56 छोरी कहकर दलेरी से पीछा छुड़ाया। अमेजिंग। जब भी कभी अपना परिचय देने की बात आती है कि मैं अपना परिचय खुद से दूं, तो मैं अपना परिचय इस प्रकार देती हूँ कि जब से मैं बनी कवयित्री, मेरे पति बने हैं मेरे पहले श्रोता, प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। पहले जब उन्हें एक कविता सुनाती थी, सच मानिए 100 रुपए देकर जान छुड़ाती थी, पर अब महंगाई का मारते हैं ताना, व्यस्तता का करते हैं बहाना, कहते हैं 500 रुपए होंगे कविता सुनने के दाम। अरे कवियत्री का पति हूं, नहीं कोई नागरिक काम। तो मेरी मजबूरी आप भाप गए होंगे और 500 रुपए का भुगतान भी जान गए होंगे। मैं भी प्रति कविता 500 रुपए देकर कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ, क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का और 8-10 सुना जाती हूँ मुफ्त। मैं उनके खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं ताली, जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं ताली। अमेजिंग। आई मीन दिस इज टू गुड। मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैं तो फिल्म मेकर और हम लोग राइटर्स हैं, तो वो विजुअल्स बनने लग जाते हैं। तो आप जो सुना रहे आई कैन आल्सो। Amazing. I'm getting such beautiful compliments also. I mean, people have already started laughing. थैंक यू, थैंक यू। तो जी। क्या होता है कि कई बार हम अपने जीवन में जो बात कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी जबान फिसल जाती है और वो बात मुंह से निकल जाती है। तो ये है जबान फिसल गई। हमारे एक बहुत दूर के क्रूर रिश्तेदार, हमारे एक बहुत दूर के क्रूर रिश्तेदार जो करते थे सबके साथ दुर्व्यवहार, बहुत अकड़ते थे, सबसे बहुत झगड़ते थे, एक बार पड़े बहुत बीमार। तो उनको देखने हम पहुंचे अस्पताल। उनसे मिलकर सांत्वना देकर आते आते हमने उन्हें जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना देनी चाहिए, हमने उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना देनी चाहिए, पर हमारे मुंह में ही अटक गया गेट वेल सून, हमारे मुंह से निकल गया गेट हेल सून। क्या करें, जवान हमारी फिसल गई और दिल की बात मुंह से। अभी कहते कि काम काम कुछ ऐसे करिए कि आपके जाने के बाद लोग कहे हाय क्यों चला गया, ना कि हाय अच्छा हुआ चला गया। हाँ, इतना क्रूर था तो उसके लिए तो गेट हेल सून कहना ही ठीक था, लेकिन जवान फिसलने पर ही कह सकते थे, अदरवाइज नहीं कह सकते थे। ये बात करते हुए एक सास बहू की, कि बहू को जब से यह जानकारी मिली कि किसी की झूठी कसम खाने से वह व्यक्ति मर जाता है, तब से आज तक वह सदा सास की कसमें उठाती है, वह उसको बहुत प्रिय है, ऐसा सबको बतलाती है। तो ये सास और बहू की बात थी। सास और बहू के ऐसा क्यों होता है कि मतलब सास और बहू के रिश्ते को इतना हाइप क्यों किया जाता है इस तरीके से? जरूरी तो नहीं है हमेशा नोक झोंक हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अब अगर मेरा और मेरी बहू का, सौम्या का रिश्ता पूछो तो मेरे बेटी नहीं है, केवल एक बेटा है, और मुझे तो लगता है कि मैं उसको यही बोला था कि मैं तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा प्यार करूंगी, और सच्ची बात यह है कि मैं उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हूँ और वो मुझे अपनी माँ की तरह समझती है, बिल्कुल बहुत प्यार देती है। कुछ परंपराएं बन गई हैं कि वो छेड़छाड़ में लेते हैं, और उसी भाव से मैंने लिखी है। एक और इसी तरह की सास बहू की छेड़छाड़ वाली बात सुनाती हूँ कि एक सखी ने दूसरी सखी को बताया कि उसकी सास उसके खूब लाड़ लड़ाती है, उसकी सास उसके खूब लाड़ लड़ाती है, उसके लिए खुद ही खाना बनाती है, गर्मा गर्म पराठों में गोद गोद कर घी लगाती है, कभी पिज्जा तो कभी बर्गर बनाती है, और आग्रह पूर्वक उसे खिलाती है। यह सुनकर उसकी सखी बोली,
तू समझ ना पाई अपनी सास की चतुराई, कि वह क्यों रखती है तेरा इतना ख्याल, यह तो है उनकी सोची समझी चाल, कि वह खिला खिला कर तुझे करना चाहती हैं बेडौल मोटा और ओवरवेट, बनाना चाहती हैं तुझे देहातन ठेठ, जिससे खुद बनी रहे स्लिम और स्मार्ट। तू समझ नहीं पाई उनका यह आर्ट, कि वे दिखे तेरे से अधिक सुंदर और सलोनी, मेरी सखी मेरी हमजोली, तू तो है एकदम भोली, दुनिया की चालाकी नहीं जानती है, हर अवसर पर सास की तारीफ ही बघारती है, सास की तारीफ ही बघारती है। दैट इज अब वेरी ये बैड। मतलब हमेशा यही चीज होती है कि जब दो लोगों के बीच में एक तीसरा इंसान आ जाता है और तो सब हाँ, खराब हो जाता है। हाँ, और आई एक थिंक सास बहू की बात बताती हूँ, हर जी, एक डिफरेंट कविता में एक अलग फ्लेवर है, कि एग्जैक्टली। बहू ने अपने पति को बताया, सास ने उसे बहुत सताया। बहू ने अपने पति को बताया, सास ने उसे बहुत सताया, 4 दिन को टूर पर क्या गए, उसका जीना हराम कर गए। क्या किया मॉम ने, पति ने पूछा, क्या तुम्हें डांटा फटकारा, कोई ताना मारा, या तू मैं कर डाली, काम बहुत लादा, या कहा सुना कुछ ज्यादा, नहीं 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 ये सब नहीं करती मेरी सास, इसका है हमें भरोसा और विश्वास। तो क्या हुआ, पति झुंझलाया, तो पत्नी ने बतलाया, आप जानते हैं मेरी सास जी है कवियत्री महान, मुझे अकेली पाकर मौका देखकर कविता सुना सुना कर दिया परेशान, न मैं जाग सकी न सो सकी, हो गया मेरा बुरा हाल, अब मुझे अकेले छोड़कर मत जाना, मेरी सास के प्यारे लाल, मेरी सास के प्यारे लाल। आई एम श्योर यहाँ पे जितनी भी सास और जितनी भी बहू है वो रिलेट कर सकती है इस चीज से और एंजॉय कर रही हाँ, है। नहीं एक्चुअली अभी तो लॉकडाउन रहा है, सास बहुएं साथ साथ रही हैं, तो इन कविताओं का ज्यादा मजा आना चाहिए। तब एक कहती हूँ, नूतन शुभाशीष, एक आशीष दिया है सास ने जी। अपनी बहू को, कि हम्म। नई नवेली सुंदर रईस पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू, कमाऊ भी, नई नवेली सुंदर रईस पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू जब घर में आई तो सबके चेहरों पर प्रसन्नता छाई, बड़े बूढ़ों के मन में ममता उमड़ आई, उमंग और उल्लास से भर गया घर, भला लगा सभी को बहू का अंदाज और स्वर, सुबह उठते ही उसने बड़े बूढ़ों के पैर छुए तो सब बहुत खुश हुए, उसके सुसंस्कारों से गदगद हुए, श्रद्धा मुताबिक आशीष और उपहार दिए। बहू जब सास के पैर छूने आई तो सास मुस्कुराई, बड़े प्यार से बहू को गले लगाया, बहू को पुचकारा और प्यार किया, और कहा, बहू ये पैर बैर रहने दो, तुम तो बस जियो और जीने दो, तुम तो बस जियो और जीने दो। फिर आरती उतारते हुए उसे थमाया घर का चाबी और ताला, बोली बुरी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लोगों को कितना मजा आ रहा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे दैट आई एम गेटिंग हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। बहुत मजा आ रहा है निशा जी। हाँ, हाँ, वाओ, नाइस। आपकी कविता ओके, बहुत अच्छी है। तो वो तो हाँ, हम जानते ही है कि आपकी राइटिंग हर एक का मन मोह लेती है। और आज की शाम हमारी बहुत ही हसीन होने वाली है बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जी। एक और कविता सास बहू के सुनाती हूँ। ये है बहू का माफीनामा, कि ओके। सास बहू के मधुर रिश्तों पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम, जिसमें बहुएं थी अधिक सासें थी कम, योग्यता अनुसार वक्ताओं का हुआ चुनाव, बहू चीफ गेस्ट बनी तो सास को आया ताव, लेकिन अपने अहम को उन्होंने अधिक नहीं दिया भाव, कार्यक्रम के दिन कार्यक्रम स्थल पर बहू को पहुंचने में देरी हो गई काफी, तो वह अतिथियों से हाथ जोड़कर मांगने लगी माफी, उसने अपनी विनम्रता से सबको लुभाया और भद्रता से देरी से आने का कारण सुनाया, कि घर से निकली ही थी कि पड़ोसन माथा चाट गई, थोड़ी दूर आगे बढ़ी कि सास रास्ता काट गई, अब शकुन वश रुकी फिर चली, यह रुकावट उसे भी खली, पर भाई दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। अब मैं बिल्कुल विषय को बदल लेती हूँ और चुनाव पर आती हूँ। चुनाव अच्छा। से पहले 4 लाइनें कहती हूँ, कि खाते खाते और खाते, खाते खाते और खाते लोगों के खुल जाते हैं खाते, बड़े बड़े खाते, मोटे मोटे खाते, गुपचुप खाते, और हम करते रह जाते हैं बातें बातें और बातें। सही सही, वो आम नागरिक की यही हालत है। हाँ बिल्कुल। अब आम नागरिक की बात करूंगी मैं, चुनावी दंगल है, थोड़ी लंबी कविता है।
कि जी जी। जैसे कि चुनाव की घोषणा पड़ी, कान में हलचल मच गई राजनीति की दुकान में। पार्टी ऑफिस पर सबने जमघट लगाया जब चुनाव में टिकट बांटने का सवाल आया। हम्म। नेताजी ने उम्मीदवारों को समझाया, हमारे राज्य में टिकट उसी को मिल पाएगा जो मोटी रकम साथ में लाएगा, 10 अपहरण और कम से कम 4 हत्याएं कर पाएगा। स्टेनगन पार्टी ही जीतेगी चुनाव के खेल में। अपराधी होंगे बाहर, ईमानदार होंगे जेल में, उसी के गले में पड़ेगी माला जो करेगा सबसे बड़ा घोटाला। तो उम्मीदवार जुट गए जुगत और जुगाड़ में, नई नई चाल में कि टिकट मिल जाए हमको, दूसरा जाए भाड़ में, हमें तो ऐश करनी है कुर्सी की आड़ में। बोली जनता के लिए सपनों का महल बनाना है, विरोधी को किसी भी तरह हराना है, राजनीति की दुकान से मुनाफा कमाना है, खर्ची हुई रकम को ब्याज सहित पाना है। तभी भीड़ को चीर कर, बहुत खींच कर, एक शातिर दिमाग नेताजी वहां आए और बोले, हम तो बहुत राजनीति का खेल खेले हैं, हम तो बहुत राजनीति का खेल खेले हैं, न जाने कितने चुनाव झेले हैं। अरे चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं, हर किसी को राजनीति का ज्ञान नहीं। हमने तो घाट घाट का पानी पिया है, हमने तो घाट घाट का पानी पिया है, राजघाट, विजय घाट, किसान घाट और शमशान घाट पर न जाने कितनी बार भजन किया है। नेताजी की बातों से चुनावी माहौल गरमाने लगा, हर कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगा। उम्मीदवार देने लगे भाषण की अगली सदी तक मुफ्त करा देंगे राशन, कोई नहीं होगा बेकार, सबके पास होगी कार, नहीं रहेंगे कड़के, बन जाएंगी पक्की सड़कें, सबका होगा कल्याण, देश का नवनिर्माण, सबके पास होगा लैपटॉप, भ्रष्टाचार में हम ही तो करेंगे टॉप। जनता को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए नेताजी ने और भी हथकंडे फेंके कि हर 1 किलोमीटर पे खुला देंगे दारू के ठेके, अगर मिल गई सत्ता तो देंगे बेईमानी भत्ता। उम्मीदवार शहर से गांव, गांव से झुग्गी झोंपड़ी आए, बस यही भजन गुनगुनाए, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, मिले ना कुर्सी बिना तुम्हारे। गरीबों ने सोचा हमारे भी दिन फिर जाएंगे, गरीबों ने सोचा हमारे भी दिन फिर जाएंगे, हमारे नेता, हमारे मसीहा, हमारे भी कष्ट हर जाएंगे। तभी एक बुजुर्ग जो दूर से देख रहे थे बीच में आए, हल्के से मुस्कुराए और बोले, नेताजी को देखकर हमारे मन हर्षाए, भाग्योदय हुए कि मंत्री जी खुद चलकर घर आए। इन्हें जी भर कर देख लो वरना पछताओगे, क्योंकि अगले चुनाव तक इन्हें ढूंढते रह जाओगे, अगले चुनाव तक इन्हें ढूंढते रह। that is actually the real scenario. I mean, कितनी अच्छे से आपने उसको अपने मतलब व्यंग के जरिए यहाँ पर प्रकट किया है। People are enjoying every word of your poems. तो बहुत मजा आ रहा है लोगों को, और आपका बहुत 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 शुक्रिया यहाँ आने के लिए और आज अपनी इतनी ब्यूटीफुल पोएम शेयर करने के लिए। मैं आभारी हूँ उन सब की जो मेरी कविताएं सुन रहे हैं, अपने सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और अब आपको ले चलती हूँ एक मुहावरों की दुकान पर। जी। मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ देखिए दुकान पर क्या होता है कि अपनी दुकान के ऊपरी दीवार पर उन्होंने एक खूबसूरत बड़ा सा बोर्ड लटकाया और उस पर लिखवाया, हमारे यहाँ मुहावरेदार सामग्री मिलती है, हर तरह के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है सामान, हम सबका समान रूप से करते हैं सम्मान। बोर्ड को पढ़कर हजारों की संख्या में ग्राहक पधारे, कुछ नकद थे कुछ उधारे, वस्तुओं की वैरायटी देखकर लोग हो गए लट्टू और खरीदे अपने मुंह बनने वाले मियाँ मिट्ठू। वस्तुओं की वैरायटी देखकर लोग हो गए लट्टू और खरीदे अपने मुंह बनने वाले मियाँ मिट्ठू। बंद अकल के ताले लोहे के चने के अलावा पेट में दौड़ने वाले चूहों के लिए मिले पिंजरे खास, नेताओं की अकल चरने के लिए मिली घास। आंखों में झोंकने वाली धूल खूब बिकी, बिल्ली के गले में बांधने वाली घंटी भी वहां दिखी। कईयों ने खरीदा आग में डालने को घी, अंधे की लकड़ी उन्हें मिल गई फ्री। भैंस के आगे बजाने वाली बीन लोगों ने खरीदी, एक नहीं तीन तीन, मीठी छुरी की भी कम नहीं थी खरीद। पुरुषों ने आटे दाल का भाव मालूम किया, खरीदा कुछ नहीं केवल वक्त बर्बाद किया। महिलाओं ने खरीदी अपने पतियों को पढ़ाने के लिए पट्टी, अच्छे अच्छों की गुम हो गई सिट्टी पिट्टी। लुढ़कने लोटे और थाली के बैंगन नेताओं के लिए किए गए रिजर्व, आंख पर बांधने के लिए पट्टी वही तो करते हैं डिजर्व। घाव पर छिड़कने वाला नमक फ्री फ्लो था, गोबर गणेश के चेहरे पर ग्लो था। घी के दिए खरीदे गए सजाने के लिए, भाड़े के टट्टू इलेक्शन जिताने के लिए। ऊंची दुकान के फीके पकवान डायबिटीज वालों को भाए, मन में लड्डू फूटे पर बीमारी के डर से नहीं खाए।
छाती पर दलने वाली मूंग की बिक्री खासी थी, चिकने घड़ों के स्टॉल पर भीड़ काफी थी। लेखक कवियों को लोहे के चने भी लगे नरम, उन्हें कलम तोड़ने के लिए वहां मिली एक से एक कलम। ऊंट के मुंह वाला जीरा और आंख पर डालने के लिए पर्दे लोगों ने डिस्काउंट में खरीदे। दाल में वहां काला ही काला था। वाकई मुहावरेदार चीजों को बेचने में दुकानदार का था सेंस। तभी तो कहते हैं अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस। दिस इज अमेजिंग। मतलब एक पोएम में आपने इतने सारे मुहावरे यूज करे, उसको कहाँ कैसे प्लेस करना, फिट करना, ट्रिमेंडसली क्रिएटिव। आई मीन अमेज्ड। मैंने ये वाली पोएम आपकी पहली बार सुनी है। कविता जो है वो शब्दों का ही खेल है। किस तरीके से आपने मुहावरों का उपयोग करा है अपनी कविता में, दैट इज रियली अमेजिंग। बहुत क्रिएटिव चीज है ये कंसेप्ट। टू गुड। थैंक यू। अच्छा, अब 2 लाइन की बात कह के फिर जरा थानेदार के पास चलेंगे अपन कि जेब में पैसा राखिए, बिन पैसे सब सून, पैसे बिना करे ना कोई गुड मॉर्निंग इवनिंग या नो। अब वही पैसे की बात हो रही है कि वो जो थानेदारनी है वो पैसा किस तरह से प्राप्त करने की कोशिश करती है कि थानेदारनी ने पति की जेब से 1000 का नोट पार कर लिया। देखो अब तो 1000 का नोट नहीं है, 2000 का नोट मान लीजिए कि थानेदारनी ने पति की जेब से 2000 का नोट पार कर लिया, पर थानेदार ने उसे ताड़ लिया, बोला चोर पकड़ लिया। थानेदारनी बोली तुम्हारी इकलौती पत्नी हूँ, बात अधिक न बढ़ाओ। तुम्हारी इकलौती पत्नी हूँ, बात अधिक न बढ़ाओ, अरे कुछ ले देकर काम चलाओ। ये कहकर उसने 100 का नोट आगे बढ़ाया। ये कहकर उसने 100 का नोट आगे बढ़ाया तो थानेदार के चेहरे पर रौब आया। मूंछ मरोड़कर बोला घर हो या बाहर, हम तो तभी पढ़ते हैं नरम जब हमारी जेब होती है गरम। फायदा नुकसान अपनी जगह है, मेरा रौब घर और बाहर दोनों जगह है। अपने जीवन की बगिया ऐसे ही खिल जाती है। अरे अपने को तो घर बैठे ही रिश्वत मिल जाती है, घर बैठे ही रिश्वत मिल जाती है। आपके घर पे तो सब लोग ग्लो करते रहते होंगे ना, आप हमेशा हंसाते ही रहते होंगे सबको अपनी कविताएं सुना सुना के। ईश्वर की कृपा है मेरे परिवार पर, सब मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। अब पैसे की बात करी तो मैं अब एक कंजूस की बात कर लेती हूँ। पैसे की कंजूसी भी तो एक बड़ा गुण है, बहुत बड़ी बीमारी है। कंजूस की तुमने बीमारी कहा, मैंने उसे गुण कहा कि कंजूस के बेटे थे 4, एक से एक होशियार। पिता को जब पाया मरणासन्न स्थिति में तो सलाह करी आपस में कि शमशान घाट कैसे ले जाएंगे। तो पहले ने कहा प्राइवेट शवदाह गाड़ी मंगवाएंगे, पिताजी को आराम से ले जाएंगे। दूसरे ने कहा अरे पैसे खर्चने की बात करी तो पिताजी रूठ जाएंगे, कभी भी मन की शांति नहीं पाएंगे। तीसरे ने कहा आज पड़ोसियों को बुलवाएंगे, सभी मिलकर कंधे पर ले जाएंगे। चौथा बोला सभी पड़ोसियों से तो है हमारा बैर, वो पिताजी को क्यों कराएंगे अपने कंधों की सैर। पहला बोला यूं तो हम चारों के कंधे भी हैं मजबूत, पर शमशान का रास्ता है बहुत दूर। ये कहते हुए चारों बेटे हुए इमोशनल, कुछ भी न कर सके फाइनल। मरणासन्न कंजूस पिता ने अपने सुपुत्रों की बातें सुनी ध्यान से, फिर बोले मध्यम भाव से मेरे पुराने फटे जूते निकालो। बेटे बोले पिताजी आप अपने आप को संभालो। बोले मेरे पुराने फटे जूते निकालो, तो बेटे बोले पिताजी आप अपने को संभालो। तो पिता बोले मुझे जूते पहना दो। पिता बोले मुझे जूते पहना दो, पैदल ही शमशान जाने दो। अरे मुझे शर्म वरम ना आए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ओके, अब मैं सुनाती हूँ आपको एक कविता जो है गड़बड़ी। कि अपने निकट और अति प्रिय रिश्तेदार के यहाँ जब हुआ फैक्ट्री का उद्घाटन तो हमने सोचा उपहार दिया जाए कुछ अनूठा और टनाटन। अतः हमने अलीगढ़ से ताले मंगवाए और उन्हें शुभकामनाओं के साथ पैक करवाए। स्वयं गए और आदर पूर्वक भेंट कराए। अगले ही दिन रखते हुए ऊंची अपनी नाक रिश्तेदार जी ने हमारी भावनाओं का उड़ाया दिल खोलकर मजाक। रिश्तेदार जी बोले तुमने हमारी फैक्ट्री में ताला लगवाने की भावना रखी है, तुमने हमारी फैक्ट्री में ताला लगवाने की भावना रखी है, हमारे व्यापार पर बुरी नजर रखी है। लाख समझाया हमने उन्हें कि हमने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए विशेष ऑर्डर पर ताले मंगवाए थे,
लेकिन वो तो गुस्से में तमतमाए थे। उन्होंने हमारी एक न सुनी और तोड़ डाली हमसे रिश्ते की कड़ी, यूं समझने में होती है कई बार गड़बड़ी। और तोड़ डाली हमसे रिश्ते की कड़ी, यूं समझने में होती है कई बार गड़बड़ी। अब हमारे रिश्तेदार जी, अब हमारे रिश्तेदार जी जब भी हमारे सामने पड़ते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमें जी भर कर नेग्लेक्ट करते हैं, नाक भौं सिकोड़ कर हमें तकते हैं, खुद तो कुछ भी नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं, पर हम जानते हैं वे हमें नहीं करेंगे माफ। उनकी चुप्पी कहती है साफ, ले वाला ए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये कविता थी उपहार देने के तरीके में और समझने की भूल में। अब सुनाती हूँ आपको जाको राखे साइया। गांव के दो मित्र बहुत दिनों बाद शहर में मिले, दोनों के हृदय सुमन खिले, कई कई बार एक दूसरे के गले मिले, बातों के चल पड़े लंबे सिलसिले, किए एक दूसरे से शिकवे और गिले, खूब बतियाए गपियाए, फिर बचपन की गिरफ्त से बाहर आए, जीवन यापन और विवाह के प्रश्न पर आए। तो एक मित्र ने भरते हुए आह दूसरे से पूछा, किया नहीं तुमने अभी तक विवाह? तो वह बोला, होगा तभी जब भाग्य में होए, विवाह की तिथि टाल सके ना कोई, अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मार सके ना कोई। और फिर मित्र के गंजे सिर पर हाथ फिराकर बोला, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। शादी है बर्बादी जिससे छिन जाती है सबकी आजादी। अब मैं बात करती हूँ उन परिवारों की या उन स्थितियों की जहां बुजुर्गों का उपहास होता है, निरादर होता है, कि रेलिंग का सहारा लिए दादाजी सीढ़ियां चढ़े जा रहे थे और स्वयं से बतिया रहे थे कि भाई वृद्ध होना उम्र की तमीज है, जीवन और आयु की तहजीब है। कहते तो हैं कि बुजुर्ग होते हैं परिवार के दुर्ग, लेकिन भाई जो भी कहो बूढ़ा होना भी अजीब है, जीवन मृत्यु के करीब है। तभी सहज भाव से उनका छोटा सा पोता बोला, दादाजी बूढ़ा नहीं बुढ़ा होता है बुढ़ा। ये कहते हुए ले आया उनके बैठने के लिए मुद्दा और बोला, मम्मी आपको आपके सामने पापा जी कहती हैं, लेकिन आपके पीछे बुढ़ा ही तो कहती हैं, अच्छे से बुढ़ा ही तो कहती हैं। यहाँ हमारी संवेदना पर टहुका लगता है जब एक बच्चा अपने दादा के सामने पोल खोलता है कि उसके मम्मी उसके दादाजी को पापा जी नहीं कहती बल्कि पीछे से बुढ़ा बुढ़ा कहकर बोलती हैं। जो भी हम लाइफ में करते हैं उसका रिजल्ट हमें भी वैसे ही मिलता है। अगर आज हम अपने बड़ों को ऐसे बोलेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें ऐसे बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब बुढ़िया बुढ़िया कहकर किसी को बुलाओगे, उसकी जगह वृद्धा कह दो तो फिर भी एक बात बनती है। I believe मैम that these kind of satires और ये satirical poems जो हैं वो एक आई ओपनर होती है। तो ये वो सारी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। संबोधन है, संबोधन बनाए हुए हैं हमारे लिए इतने अच्छे कि हमें मम्मी बोलना है, माताजी बोलना है, अम्मा बोलना है, लेकिन उसकी जगह हम बुढ़िया बोलेंगे तो ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। तो उसी भाव से जुड़ी एक और कविता है कि किस तरह कई बार जवाब दिए जाते हैं कि बिल्डर पति अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए, प्यार जतलाने के लिए, उसे विश्वास में लेने के लिए कसम खाता है ईंट की, रेत की, गारे की, ठेले की, रिक्शा की, पत्थर की, ईंट की, सीमेंट की और चूने सीमेंट की, मिट्टी की और सरिये की भी, कि वह जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेगा जब तक पति ऐसी मिलावटी कस्में खाता है। अब यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए कि जब तक पति ऐसी मिलावटी कस्में खाता है, रूठी हुई पत्नी को मनाता है, वह भी उन पर झूठ मूठ विश्वास तो कर लेती है, पर ईंट का जवाब पत्थर से देती है, ईंट का जवाब पत्थर से देती है। तो ये था जवाब कि जवाब कैसे दे भाई। कहते हैं ना कि शब्द ही ऐसी चीज होती है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है, दिल से उतर जाता है। दिल से उतर जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक कविता है, सारी इतनी बातें करने के बाद हम आते हैं पुरस्कार पर कि कई बार किस तरह के पुरस्कार होते हैं और उन्हें कौन प्राप्त करता है। कि कवि सम्मेलन का निमंत्रण पत्र जैसे ही मिला, हमारा हृदय सुमन खिला।
उलट पुलट कर कई बार पढ़ा, उस पर विचित्र नोट था जड़ा, श्रोताओं के लिए विशेष पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, जी। श्रोताओं के लिए विशेष पुरस्कार। पढ़कर कुछ अचकचाई और मनी मन मुस्कुराई। प्रतियोगियों को तो मिलते हैं पुरस्कार, लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्रोता के लिए भी पुरस्कार, मुझे तो लगा जैसे कोई चमत्कार। कवि सम्मेलन में पढ़ने को कविता थी तैयार, मगर मन था श्रोता पुरस्कार पाने को बेकरार। सम्मेलन आरंभ हुआ, हॉल खचाखच भरा हुआ, तालियों की थी गड़गड़ाहट, किंतु बीच बीच में आ रही थी एक बड़बड़ाहट, अरे रिदम में बजाओ ताली, पुरस्कार मिलने की अपनी ही है बारी। श्रोता शांति से सुनते रहे, श्रोता शांति से सुनते रहे, जब तब वाह वाह करते रहे, ट्रेंड लग रहे थे श्रोता, प्राइज का छोड़ेंगे नहीं मौका। जब गेस्ट और चीफ गेस्ट जाने लगे, श्रोताओं को यकायक मजे कम आने लगे। धीरे से खाली हो गया था खचाखच भरा सभागार, बचे हुए कवियों का हाल हुआ बेहाल। तभी अनाउंस हुआ, शेष बचे हैं 2 कवि। श्रोताओं के तेवर बदले तभी, सुनते ही यह खबर, सर्वश्रेष्ठ श्रोता पुरस्कार से बेखबर उठ पड़े अनेक श्रोता, लेकिन कवि पढ़ता रहा कविता। कवियों के अलावा अभी भी एक श्रोता बुत बना बैठा था सभागार में, खोया हुआ था अपने ही ख्याल में। तब तक अंतिम कविता भी पढ़ी गई। श्रोता की व्यथा थी बढ़ी हुई, हाथ में कुछ सामान लिए वह उठने को तैयार हुए, और तभी सर्वश्रेष्ठ श्रोता पुरस्कार की घोषणा हुई और इस इकलौते श्रोता की जीत हुई। स्टेज पर आकर उन्होंने परिचय दिया और श्रेष्ठ श्रोता होने का रीजन दिया कि अंतिम कविता उनकी पत्नी की ही थी, प्रतीक्षा उन्हें करनी ही थी, प्रतीक्षा तो उन्हें करनी ही थी। ये ख्वाब होता है वाइफ्स का। अब देखिए, कुछ खाने पीने की बात होती है, तब मैं कहती हूँ कि जब से हमने यह बात कर दी सार्वजनिक, जब से हमने यह बात कर दी सार्वजनिक कि हम शुक्रवार का व्रत रखते हैं साप्ताहिक, हमें खाने के निमंत्रण मिलने लगे लगातार, लेकिन दिन सदा ही चुना जाता है शुक्रवार। कि थोक विक्रेता की बेटी का विवाह फुटकर विक्रेता से हुआ। थोक विक्रेता की बेटी का विवाह फुटकर विक्रेता से हुआ तो वह परेशान हो गई, उदास हो गई, उसके दिल में टीस पैदा हो गई। वह बोली, कौन कहता है मैं शादी के बाद रईस हो गई, अरे मैं तो थान थी कटपीस हो गई, मैं तो थान थी कटपीस हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कविता, जिसमें है कि कुछ लोग दिखने में बुद्धू होते हैं, लेकिन होते बहुत समझदार और होशियार हैं। कि सिद्धू कहने को है एकदम बुद्धू, सिद्धू कहने को है एकदम बुद्धू, पर कई बार दिखलाता है समझदारी। देखो ना, उसने अपने एक बच्चे को पढ़ने भेजा कश्मीर और दूसरे को कन्याकुमारी, कहता है डॉक्टर का कहा मानना चाहिए, अरे 2 बच्चों के बीच उचित फासला रखना चाहिए, 2 बच्चों के बीच उचित फासला रखना चाहिए। That's amazing. I'm thoroughly enjoying it. एंड यहाँ पे लोगों को भी बहुत मजा आ रहा अच्छा, है अभी। अब एक मैं सुनाती हूँ एक आलसी की बात। अच्छा, आलस। हाँ, आलस, आलसी। होती है। विषय बदलती हूँ कि एक आलसी ने दूसरे से कहा, उठ उठ, सोता पड़ा रहेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा, देख चोर हमारा कंबल लिए जा रहा है, सर्दी से बचने का संबल लिए जा रहा है, ठंड से मेरा बदन ठिठुरा जा रहा है, चल उठ, उसे पकड़ते हैं, मारते हैं। आलसी बोला, ऐसा करना हम भी जानते हैं, पर तू अभी चुपचाप सो जा, प्यारे प्यारे सपनों में खो जा, चोर जब आएगा हमारा तकिया या चादर चुराने, अपनी चोरी का असर दिखाने, तब उसे धर पकड़ेंगे और बताएंगे हम भी आलसी हैं नंबर 1। आंखें बंद कर ले, अभी तो है सोने का मन, आंखें बंद कर ले, अभी तो है सोने का मन। वाह। ये बस बहुत सारे वहां पे जो आलसी वाले लोग हैं ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। मतलब एक सीमा होती है आलस की भी, कुछ लोगों के लिए नहीं होती है। नहीं होती, हाँ बिल्कुल, अव्वल दर्जे के आलसी होते हैं। और बहाने भी ऐसे ऐसे ढूंढ के लाते हैं जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब हाथ पैर हिलाना मुसीबत है उनके लिए,
पड़े जी, रहे किसी तरह आलस में। हमारे आसपास भी काफी ऐसे लोग हैं। अब मेरे पास हाँ, फ्लैशेस आने और लग गए हैं। जब ऐसा होता है तो होता है झगड़ा तगड़ा। और मैं कविता सुनाती हूँ आपको, झगड़ा तगड़ा, कि जी। दुकानदार और महिला का हो गया झगड़ा, छोटा मोटा नहीं बल्कि हुआ तगड़ा। हम्म। दुकानदार और महिला का हो गया झगड़ा, छोटा मोटा नहीं बल्कि हुआ तगड़ा। सब जानना चाहते थे आखिर क्या हुआ है रगड़ा। असल में महिला लड़ रही थी दुकानदार से, बहस कर रही थी उससे कि जब तेल के साथ है फ्री गिफ्ट तो क्यों नहीं देता उसको गिफ्ट। दुकानदार ने महिला को समझाया बहुत शांति से, पर वो तो आ गई क्रांति पे, पीछे पड़ गई दुकानदार के। आखिरकार दुकानदार बोला खींचकर, मैडम तेल के साथ कुछ भी नहीं है फ्री। तो महिला बोली, तेल के डिब्बे पर तो लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। महिला की दलील सुनकर दुकानदार सक पकाया, बेचारा कुछ भी जवाब नहीं दे पाया, बेचारा कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। आखिर औरतों से कोई लड़ भी नहीं सकता। और इसके बाद एक स्टूडेंट की बात पर आते हैं। आपको कोशिश जी। कर रही हूँ मैं, सास बहू के कुछ लगातार विषय लिए थे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लो। आपके पिटारे में इतने सारे टॉपिक्स और इतनी सारी वैरायटी है कि वो खत्म ही नहीं होगी कभी। ये है संक्षिप्त में उत्तर, जी। संक्षिप्त जिसको इंग्लिश में ब्रीफ कहते हैं। हम्म। कि 5वीं के विद्यार्थी प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे ध्यान से, मानो तलवार निकाल रहे थे म्यान से। सदैव प्रथम आने वाला बच्चा प्रश्नों का बारीकी से कर रहा था हल, भाव था उसका बिल्कुल निर्मल। सदैव प्रथम आने वाला बच्चा प्रश्न का बारीकी से कर रहा था हल, भाव था उसका निर्मल। अचानक उसने उतारी पैंट और कमीज तो टीचर को बुरी लगी उसकी तमीज। वे हो गए इस गतिविधि से खफा और बोले, ये तुमने अचानक क्या हुआ, अरे ये तुम्हें अचानक क्या हुआ। तो बच्चा बोला, प्रश्न पत्र के 10वें प्रश्न में लिखा है आंसर इन ब्रीफ, सो आई एम इन ब्रीफ। तो बात पहुंच जानी चाहिए। कई बार कुछ भावुक हो जाते हैं लोग और ज्यादा ही लिटरली ले लेते हैं चीजों को। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसा कहा है कि सीधे नाक की सीध में जाना है तो जाना है, चाहे ट्रक सामने से आ जाए, नहीं हमें तो कहा है तो हमें वही करना है। तो हमें तो जी, ब्रीफ में ही आंसर देना है और दिस ब्रीफ इज कॉल्ड पहन कर ही आंसर देना है। डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये है एक चिकित्सक की बात कि हाँ झोला जी। छाप चिकित्सक ने मरीज को दी दवा। अभी आपको ध्यान होगा मैंने एक जगह झोला छाप मरीज शब्द का प्रयोग किया था, जी। लेकिन कहने में जो आता है वो झोला छाप चिकित्सक होता है। कि झोला छाप चिकित्सक ने मरीज को दी दवा, लंबा चौड़ा बिल दिया बना, फिर मरीज से बोला, मेरे पास अजब दवा है जो बूढ़े को बना देती जवां है। बूढ़ा बेचारा गिड़गिड़ाया, बोला, मुझे बूढ़ा ही रहने दो, जवां होने की ना कहो, वरना बंद हो जाएगी मेरी वृद्धावस्था पेंशन और बढ़ जाएगी जीवन की टेंशन, बढ़ जाएगी जीवन की टेंशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी शाम, अच्छा समा बांधा है आपने आज। और हंसा हंसा के मेरे तो पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। वहां पे भी जो लोग देख रहे हैं, आई कैन सी देयर कमेंट्स एंड इमेजिन कि उनकी क्या कंडीशन हो रही होगी। इतनी मतलब डीप मीनिंगफुल पोएम्स, और उसके साथ उसको किस तरीके से एक व्यंग की तरह प्रेजेंट करना, यही आपकी स्पेशलिटी है। एंड दैट इज व्हाई आई रियली लव यू। It's always a थैंक यू। pleasure. It's always a pleasure to talk to you and being around you. तो मैम, अब यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ कि जो हास्य जरूर। कविता होती है, हम्म। अब आप इतने टाइम से आपको एक्सपीरियंस है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आपने प्रेजेंटेशंस करी है, इतनी ऑडियंस के रिएक्शंस देखे। मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें थोड़ा सा हास्य कविता एज अ सब्जेक्ट के बारे में, और किस तरीके से लोगों के रिएक्शंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या चेंज आता है उनकी लाइफ में, और क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये कविताएं। क्या होता है कि जो हास्य कविता होती है वो हंसाती तो है ही, लेकिन कई बार उसमें जो व्यंग जुड़ा होता है वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब जी। मजेदार बात ये होती है कि आप किसी कवि सम्मेलन में गए, वहां हास्य कविता पर हंस लिए, और घर आकर जब आपने सोचा तो आप उस पर विचार करने लगे, अरे उस कविता में तो ये बात कही गई थी। तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। लेकिन ये हास्य कविताएं ऐसी नहीं होती हैं कि आप हंसते हंसते लिख लेते हैं इनको, लेकिन ये जो मैटर होता है इसका, ये कहीं आपको आसपास अपने परिवेश में ही दिखाई देता है।
परिवेश में आपके आसपास मैटर मिलता है आपको, बस ये होता है कि आपकी दृष्टि उस मैटर पर कब पड़ती है, कितनी पड़ती है, और उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और हास्य कविता की खास बात यह है कि कविता पर सही समय पर जब ताली बजती है तो मजा आता है, लेकिन अगर गलत जगह पर गलत समय ताली बज जाए तो उसका आनंद खत्म हो जाता है। वेरी ट्रू। सो मैं ये कहना चाहूंगी इस चीज में कि एक हास्य कविता, हंसी हंसी में ही हम इतना डीप सब्जेक्ट प्रेजेंट कर देते हैं और लोगों को बोलने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू गेन अटेंशन फॉर डीप सब्जेक्ट्स। जी, कहते हैं कि हाँ हाँ, वक्त वक्त के साथ अपनों का पता चलता है, मगर अपनों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तो किस तरीके से हमारे यहाँ पे 50 मिनट गुजर गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, क्या आपको पता चला वहां पे? बिल्कुल। यहाँ जी मैम। कई बार हम बात जी मैम। बता देते हैं तो आनंद आता है, लेकिन यहाँ कुछ बात नहीं बताई गई हो तो उसका कैसा रिएक्शन होता है वो देखिए। कि पिता ने बेटी का विवाह किया धूमधाम से, जमाई ढूंढा चहुं दिशा घूम घाम के। हर पिता यही करते हैं कि पिता ने बेटी का विवाह किया धूमधाम से, जमाई ढूंढा चहुं दिशा घूम घाम के। बेटी के सुखी रहने का था पूर्वाभास, जमाई पर था पूरा पूरा विश्वास। विवाह के कुछ माह उपरांत पिता न रह सके शांत, उन्हें जमाई पर आया क्रोध और मन में हुआ बहुत क्षोभ कि बिना ऐब के ढूंढा था लड़का, पर उसके पियक्कड़पन से उनको लगा झटका। वह क्रोध में भरकर बोले जमाई से, नास पीटे, बताया क्यों नहीं कि शराब हो पीते। ससुर जी की बात से वे जरा भी नहीं हुआ अपसेट, उनसे करने लगा चैट। बोला, ससुर जी आपने बतलाया था आपकी लड़की नेक दिल है, बहुत विवेकशील है, सिगरेट शराब नहीं पीती है, कपड़े अच्छे सीती है, पर क्या आपने बताया था वह सबका खून पीती है, केवल अपने लिए जीती है। वह सबका खून पीती है और केवल अपने लिए जीती है। So it's like tit for tat. मैं फिर से नेताजी के ऊपर आती हूँ। नेताजी का विषय है और इस कविता को शीर्षक दिया है मैंने बहुमत। कि विद्यार्थी अध्यापक के पास गया, विद्यार्थी अध्यापक के पास गया, अपनी रिपोर्ट कार्ड साथ ले गया। रिपोर्ट कार्ड में लिखे अंक बता रहे थे साफ कि वह इस साल भी नहीं हुआ पास। अध्यापक उसे भला बुरा कहने लगे तो विद्यार्थी ने मधुर वचन बोले, सर आप फेल होने पर मुझे डांट रहे हैं, पर मेरे पिता तो लड्डू बांट रहे हैं। यह सुनकर अध्यापक मौन रह गए सन्न। विद्यार्थी से कहा, मेरे पिता का विशाल है मन, वे कहते हैं 50 में से 40 बच्चे फेल हैं, ये तो बहुमत का खेल है। मेरे नेता पिता की मान्यता आपसे भिन्न है सर, आप बेवजह ही खिन्न हैं। मेरे पिता सदा बहुमत पाकर ही जीतते हैं, कभी नहीं खींचते हैं, खिला पिलाकर ही सबका दिल जीतते हैं, खिला पिलाकर ही सबका दिल जीतते हैं। अब एक घटना घटती है वो आपको सुनाती हूँ। उससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार बैल और शेर ना बैठकर शराब पी रहे थे। अच्छा। सब कल्पना, बैल और शेर शराब पी रहे थे। तो 2 पैग पीने के बाद शेर बोला, भाई बस करो। तो बैल बोला, बस 2 ही पैग पियोगे? बोले, बेटा घर जाकर मेरा सामना होगा गाय से और मेरा सामना होगा शेरनी से। बिल्कुल सही बात है। ये घटना की भीड़ भाड़ देखकर लगा घट गई कोई घटना, चोरी हत्या रेप ब्लास्ट, कोई दुर्घटना। पता करने पर पता चली घटना कि टेलर सभी ग्राहकों के कपड़े लेकर रातों रात हो गया गायब। टेलर सभी ग्राहकों के कपड़े लेकर रातों रात हो गया गायब। कृत्य किया था उसने सजा पाने लायक। सभी ग्राहक अपने अपने नुकसान का लगा रहे थे अंदाज और उसे खोजने का सोच रहे थे, वो पाए। तभी देखा कि वहां एक व्यक्ति बिलख कर रो रहा था और टेलर को जी भर के कोस रहा था। सबने पूछा उससे, तुम्हारा क्या क्या ले गया? बोला, जी मेरा तो नाप ही ले गया, मेरा तो नाप ही ले गया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नाप ले गया इसलिए रो रहा था। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मैम, आपकी जो पोएम्स है ना, आई मीन दे आर टू गुड। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आप कहाँ से लाते हैं ऐसे शब्द, ऐसी सोच किस बाजार में बिकती है? इसके लिए काश कोई बाजार होता तो हर कोई ये सब लिख पाता। कोई बाजार नहीं होता, इसके ही मिलता है हमें। और
माँ सरस्वती की कृपा होती है जी बिल्कुल। तब एक भावी योजना बनती है, और उस भावी योजना से आपको जोड़ती हूँ कि चोर को मिली जेल से रिहाई तो जेलर ने दी उसे बधाई। चोर को मिली जेल से रिहाई तो जेलर ने दी उसे बधाई और उसके भविष्य के प्रति चिंता जतलाई। उससे पूछा जेल से निकलकर क्या करोगे सबसे पहले, तो बोला टॉर्च खरीदूंगा सबसे पहले, क्योंकि पिछली चोरी करते हुए अंधेरे में बंदूक की बजाय रेडियो का बटन दबाया था, तभी तो मकान मालिक ने मुझे जेल भिजवाया था। इस बार पकड़ नहीं आऊंगा, इस बार पकड़ नहीं आऊंगा, गलत बटन नहीं दबाऊंगा, लौट कर जेल में नहीं आऊंगा, मैं अपना घर बसाऊंगा और मैं अपना घर बसाऊंगा। की कविताओं में वो जान है, आपके शब्दों में, आपकी सोच में वो भाव है कि लोग हमारे से कनेक्टेड है और वो एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद मिले, खूब बतियाए गपियाए, दूसरे को गले मिले। फिर पहले मित्र ने दूसरे से पूछा, बड़े रईस दिखते हो यार, काम क्या करते हो? मित्र ने निसंकोच कहा, काम केवल वही करता हूँ जो मेरी बीवी मुझसे कहती है। काम वही करता हूँ जो मेरी बीवी मुझसे कहती है, वह सदा मेरे दिल में और मेरे ख्याल में रहती है। काम वही करना है जो बीवी ने कहना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। एग्जैक्टली वो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कविता है या विमेन आर ऑलवेज राइट। मालिक और नौकर जी, कि मालिक जब भी सेवक से होता था खुश तो देता था उसे कभी कुछ कभी कुछ। एक बार प्रसन्न हुआ बहुत तो दिया 500 रुपए का चेक करके लिफाफे में पैक। सेवक चेक देखकर मुस्कुराया पर मालिक के हस्ताक्षर न सेवक चेक देखकर मुस्कुराया पर मालिक के हस्ताक्षर न पाकर घबराया। सीधा मालिक को दिखलाया चेक तो उसने उलट पलट कर देखा सामने और बैक बोले देंगे। यह सुनकर सेवक ने गुस्से में चेक फाड़ा और दिखलाया अपने क्रोध का पारा। अच्छा चलिए अब आपको एक कविता कि एक मित्र ने दूसरे से कहा, बाथरूम में घुसते ही गाना शुरू कर देते हो, आस पड़ोसियों तक की मुश्किल कर देते हो। क्या तुमने संगीत की शिक्षा बाथरूम में ली थी या दूसरों की नींद उड़ाने की कसम ली थी? अथवा बाथरूम सिंगर का चाहते हो खिताब, कुछ तो बताओ जनाते हो, बोल बोल कर कभी नहीं थकते हो। अरे मेरे पास अधिक मनी नहीं है, अरे मेरे पास अधिक मनी नहीं है बेवकूफ, मेरे बाथरूम में चिटकनी नहीं है, मेरे बाथरूम में चिटकनी नहीं है। This is truly amazing. I mean, I am loving this session. मेरा तो दिन बन गया। ये कविता है जिसमें पति पत्नी का वार्तालाप है। अरे वाह, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। पुराने हिसाब की बातचीत है। Okay. पति को ये बहुत होता है कि पुरानी जो चीजें है ना वो लोग वापस लाते हैं to win. This is going to be interesting. तो पति को मरणासन्न अवस्था में देखकर पत्नी रोई बिलख बिलख कर, फूट फूट कर रोते हुए बोली, नहीं जी सकूंगी तुमसे बिछुड़कर, तुम ही हो मेरे जीवन की धुरी, तुम्हारे बिना मैं हूं अधूरी। पति ने उसे ढांढस बंधाया और टूटे फूटे शब्दों में समझाया, तुम्हारे पास मकान, दुकान, जेवर, कपड़ा और इंश्योरेंस सभी है, आखिर क्या कमी है? तू मेरे मरने के बाद विधवा रूप में मत रहना, पहन ओढ़कर सदा की तरह जचना। एक काम करना, अपने पड़ोसी से शादी कर लेना, अपने पड़ोसी से शादी कर लेना, इसे मेरी अंतिम इच्छा समझ लेना। पतिव्रता पत्नी बौखलाई अचकचाई तो पति के मन में बात बतलाई, तो पति ने मन की बात बतलाई, मेरे मरने के बाद उससे पुराना हिसाब चुकता करना है, इसलिए मेरे बाद तुझे अवश्य उससे विवाह करना है। मेरे बाद नंबर लग गया था, आध घंटे में ही मेरा जी भर गया था, आध घंटे में ही मेरा जी भर गया था। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कि बच्चे का नाम क्या रखें। ये एक बड़ी कंफ्यूजन सा रहता है जब बच्चा होता है तो, कि नाम क्या रखा जाए बच्चे का, बहुत सोचना विचारना पड़ता है। कई बार तो लोगों को टीच भी निकालनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। दो सखियां बहुत दिनों बाद मिली, एक दूसरे के गले मिली, खूब बतियाई गपियाई, फिर काम की बात पर आई। तो पहली सखी ने दूसरे से कहा, मेरे नवजात तीसरे बेटे का नाम तो बता। तीसरे बेटे की खबर सुनकर दूसरी ने पहले तो सखी को फटकारा। तीसरे बच्चे की बात सुनकर सखी ने पहले तो उसको फटकारा कि अकारण क्यों जनसंख्या रही है बढ़ा, हमारे दो ही बहुत हैं, फिर तीसरे की क्या जरूरत है।
फिर बोली बेमन से, बता पहले 2 लड़कों के क्या है नाम। सखी ने बतलाया, बड़े का नाम, बड़े का निरंजन, छोटे का सुरंजन। तो सहेली बोली ऐसा कर, तीसरे का नाम रख दंत मंजन या मनोरंजन। दंत मंजन या अमेजिंग। अब क्या होता है, कई बार विचार समान होते हैं तो बात बन जाती है, और विचारों में असमानता हो तो बात बिगड़ जाती है। जी, लोगों तो की रजा नहीं मिलती तो गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है कि शादी के नाम से वह ओढ़कर सोता था लिहाफ, क्योंकि वह था शादी के एकदम खिलाफ। जी। एक दिन अचानक जब वह शादी करके ले आया दुल्हन, तो सबको लगा मानो देख रहे हो दिवा स्वप्न। जब सबने उसकी तरफ देखा प्रश्नवाचक अंदाज में, तो बोला अरे हम तो मारे गए लिहाज में। लड़की भी थी शादी के खिलाफ, हम भी थे शादी के खिलाफ, दोनों के विचारों में थी समानता, इसलिए शादी करके हमने दिखलाई महानता। शादी करके दिखलाई हमने महानता। आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग होती है ना, वो आती है पन्नों पे पोइट्री के थ्रू। एंड आई मीन इट्स रियली क्रिएटिव। जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं यार ऐसे भी कोई सोच सकता है, और फिर उसके बाद सोचने के बाद ऐसे शब्दों में पिरो भी सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी यू हैव एंड इट्स रियली कमेंडेबल। धन्यवाद। अब है जल्दबाजी। कभी कोई जल्दी में हो तो क्या कर सकता है कि सुबह सुबह एक व्यक्ति अपने स्कूटर को धक्का लगाकर ले जा रहा था, वो बुरी तरह हाँफ रहा था। सुबह सुबह एक व्यक्ति अपने स्कूटर को धक्का लगाकर ले जा रहा था, बुरी तरह हाँफ रहा था, अपनी घड़ी देखे जा रहा था। जब उससे पूछी दौड़ भाग की वजह, तो बोला आप परेशान ना हो बेवजह। आपको साफ साफ बतला दूं कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि स्कूटर स्टार्ट करूं फिर उस पर चढ़ूं। मैं समय की बचत कर रहा हूं और शीघ्रता से चल रहा हूं, और शीघ्रता से चल रहा हूं। डुप्लीकेट चाबी की बात है यहाँ। कि मरीज दौड़ते भागते हांफते हांफते, मरीज दौड़ते भागते हांफते हांफते डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला डॉक्टर साहब मैंने चाबियां निगल ली हैं। पूछा डॉक्टर ने कब? तो बोला 3 महीने पुरानी बात है, बहुत ठीक से मुझे याद है। अब डॉक्टर हुआ भौचक्का, बोला 3 महीने से क्या जाम था दिमाग का चक्का, आज तक क्या कर रहे थे मूर्ख? तो उसके गाल हुए सुर्ख, बोला डॉक्टर जी डुप्लीकेट से चला रहा था काम, परेशान रहा सुबह और शाम, अब तो वह भी गायब है, आई मेरी शामत है। डॉक्टर ने कहा बड़ी जल्दी तुम्हें चाबी की याद आई है, अभी अभी एडमिट हो जाओ, अब सिर्फ ऑपरेशन में ही भलाई है, अब सिर्फ ऑपरेशन में ही भलाई है। ब्यूटीफुल। अभी फिर आपको डॉक्टर की बात से जोड़ देती हूँ, एक डॉक्टर और मरीज की। ये भी कि डॉक्टर की जरूरत पड़ती है सबको, आज नहीं तो कल या परसों। एक कवि मरीज पहुंचा डॉक्टर के पास, ध्यान दीजिएगा कवि मरीज है। एक कवि मरीज पहुंचा डॉक्टर के पास और डॉक्टर को सुनाया अपना इतिहास। डॉक्टर ने कवि को समझाया और कहा मुझे अपनी कविता मत सुनाओ, मुझे अपनी बीमारी के बारे में बतलाओ। कवि मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मुझे कविता सुनाने की ही तो बीमारी है, वही सुना रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, इलाज आपके हाथ है, मेरी कविता मेरे साथ है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी है लाजवाब, परंतु इसका मेरे पास नहीं है कोई इलाज, इसलिए मत खाओ मेरे कान, करो मुझ पर एहसान, कविता सुनाओ दीवारों को, आखिर उनके भी तो होते हैं कान, आखिर उनके भी This is too good. This is really too good. And being a poet myself also I can relate that हम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम लोग स्टॉप ही नहीं हो सकते। We have to write, we have to express. पर ये मैं ये कहूंगी कि हसीन बीमारी। मैं अभी जब से कविता सुना रही हूँ, बहुत देर हो गई है कविता सुनाते हुए, तो मुझे याद आती है एक कवि सम्मेलन की, जिसमें एक कवि जो था कविता सुनाया जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद देखा कि एक चौकीदार वहां से डंडा लेके जा रहा था। तो उसने जब चौकीदार के हाथ में डंडा देखा तो बोला बस 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 मैं ये आखिरी कविता मैं बैठ जाऊंगा। बोले महाराज आप तो कविता सुनाओ, मैं तो ऑर्गेनाइजर को ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। but I'm sure that यहाँ पे people are loving us and I can see that 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और हमने बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कमेंट्स भी मुझे मिले आपके लिए इतने सारे, और इतनी सारी पोइट्री हमने आपसे सुनी है, तो बहुत ही मजा आ रहा है। एंड चलो अब एक कविता सुना देती हूँ। जी
इसका शीर्षक है किस्सा। अच्छा। कि एक सज्जन ने अपनी वीरता के किस्से सुनाए, हम्म। अपने गुण खूब गाए। बोले मैंने शेर के कानों में थे, मूछ मरोड़ी, जबड़ा पकड़ा, उसे जमीन पर उठाकर पटका, उसकी पूंछ को दिया झटका, फिर रुककर बोले अगर वो जिंदा होता तो और भी मजा चखाता। अगर वो जिंदा होता तो मजा चखाता। फिर किसी ने उनसे पूछ लिया, बहुत बहादुर है जनाब, अगर जिंदा शेर सच में मिल गया तो क्या करेंगे आप? तो वह सज्जन बोले मैं क्या करूंगा, जो करेगा वो शेर ही करेगा, मेरा भाग्य वो ही लिखेगा, मेरा भाग्य वो ही लिखेगा। बहुत ही अच्छा लगा हमें आज आप हमसे जुड़े यहाँ पर, और आपने इतनी सारी अपनी अच्छी 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 सी पोइट्री, क्रिएटिव सी पोइट्री हमारे साथ शेयर करी, लोगों को इतना एंटरटेन किया, इतना मजा आया, एक बहुत अच्छा समय बांधा। सो इस हंसी भरी हसीन शाम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। अभी आखिर में मैं आपसे एक मैसेज चाहूंगी लोगों के लिए, इंस्पिरेशनल सा मैसेज, कि किस तरीके से वो हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, अपना समय बिताते रहे, और ये समय भी निकल जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? दर्शकों से यही कहूंगी कि हंसी उसे ताजा कर देती जो रहता है बासी, हंसी मिटाती है चेहरे पर छाई उदासी। तो अगर आप हंसते रहेंगे तो आपके चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहेगी, आप हमेशा फ्रेश दिखाई देंगे, आपको देखकर लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि कहते ना कि हंसी जो है आईना, हंसी जो है एक आईने की तरह, मुस्कुराओगे तो दूसरा भी मुस्कुराएगा, डेफिनेटली। आईना भी मुस्कुराएगा। तो उसी तरह मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरा आपको देख के ऊर्जावान हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा और हैप्पी हो जाएगा वो भी। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यहाँ पे आने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है, और इतनी अच्छी पोइट्री हमारे साथ शेयर करने के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। सबका धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू सो मच।